प्यारे बच्चों, अभी तक की ऑनलाइन क्लासेस में हमने हिंदी लिटरेचर को पढ़ा था। हिंदी लिटरेचर में हमने टर्म 1 तक का जो सिलेबस था उसको कवर किया था। नाउ इट्स टर्न टू हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम टर्म 1 तक का सिलेबस कवर करेंगे। तो हिंदी व्याकरण में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग प्रत्यय हैं क्या और इनकी क्या आवश्यकता पड़ी। तो उपसर्ग प्रत्यय क्या हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उपसर्ग क्या है और क्यों इनकी आवश्यकता महसूस हुई हिंदी व्याकरणाचार्यों को। तो वास्तव में शब्द रचना का ये अंग है। शब्द रचना के अंतर्गत हमें नित नूतन नए शब्दों का जब निर्माण करना होता है तो हम शब्दों की खेती तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हम नए शब्दों का निर्माण कैसे करेंगे, नए शब्दों का सृजन कैसे करेंगे। तो नए शब्दों के निर्माण के लिए हमारे पास संधि है, समास है, उपसर्ग हैं और प्रत्यय। तो ये चार हैं। एक संधि के माध्यम से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, समास के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, उपसर्ग के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और प्रत्यय के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये शब्द रचना का एक अहम हिस्सा है। शब्द रचना कैसे करते हैं, संधि के माध्यम से करते हैं, समास के माध्यम से करते हैं, उपसर्ग के माध्यम से करते हैं, प्रत्यय के माध्यम से करते हैं। तो अभी तक आपने संधि पढ़ लिया था, समास पढ़ लिया था और अब उपसर्ग और प्रत्यय आप यहाँ पढ़ेंगे। हालांकि क्लास 9th के सिलेबस में समास भी है, तो हम समास भी पढ़ेंगे, उपसर्ग भी पढ़ेंगे और प्रत्यय भी पढ़ेंगे, ये तीनों पढ़ेंगे। 9th में संधि नहीं है, ये क्लास 8 तक ही है। तो उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, तो सबसे पहले उपसर्ग समझ लेते हैं कि उपसर्ग है क्या। उपसर्ग एक शब्दांश है। क्या है? एक शब्दांश है। शब्द का एक छोटा सा हिस्सा है, किसी एक शब्द का छोटा सा अंश शब्दांश। तो ऐसे शब्दांश, अगर हम उपसर्ग की परिभाषा बताएं तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं, ये शब्द हो गया, मान लीजिए इस शब्द के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व पहले, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में, किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। और मान लीजिए एक शब्दांश है, एक उपसर्ग है x, ठीक है, ये शब्द है y, तो y के पहले क्या जुड़ गया, x जुड़ गया। तो ये y क्या है, शब्द है, और ये क्या है, x क्या है, शब्दांश है, ये उपसर्ग है। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, इस तरह से एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जोड़ देना, तो प्रीफिक्स पहले जोड़ देना। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो ये हो गया उपसर्ग। अब हमारे पास कितने प्रकार के उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 प्रकार के उपसर्ग हैं। पहला हिंदी के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के उपसर्ग, तीसरा अरबी फारसी के उपसर्ग और चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग। पहला क्या है, हिंदी के उपसर्ग। इनको तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव उपसर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत से डिराइव्ड है, संस्कृत से बनी है भाषा हिंदी। हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ, संस्कृत है ओरिजिन। तो हिंदी कहाँ से आई, संस्कृत से आई। तो संस्कृत भाषा से हिंदी बनी,
इसलिए इसको कहते हैं तद्भव के उपसर्ग, इसको तद्भव के उपसर्ग भी कहते हैं। और संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। और अरबी फारसी के उपसर्ग अरबी फारसी के उपसर्ग हैं और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग हैं, जैसे एक उपसर्ग है अध। अब देखिए मैं कुछ उदाहरणों से आपको बताऊंगा कि कैसे शब्द बनते हैं। तो जैसे हो गया अध पका, पका शब्द के पहले हमने अध जोड़ दिया, अध पका। अध मरा, मरा शब्द के पहले हमने क्या जोड़ दिया, अध, अध मरा। अध खिला। तो इस तरह से हमने एक शब्दांश लिया, दूसरा शब्द लिया, दूसरे शब्द जो शब्द है उस शब्द के पहले पूर्व में हमने अध उपसर्ग जोड़ दिया और इस तरह से एक नया शब्द हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद बात करते हैं, अगला उपसर्ग है अन। तो जैसे अन है तो अनजान, अनबन, अन उपसर्ग है, जान शब्द है, शब्द के पहले एक शब्दांश लगा, अन एक नया शब्द बन गया, बन के पहले एक नया शब्द बना, नया शब्दांश जुड़ा, एक शब्दांश जुड़ा, अन उपसर्ग और बन है अनबन। तो इस तरह से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अगला है उपसर्ग उन। क्या है उन? 29, 49, 39, तो ETC इसी तरह से अन्य बना सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं। अब अगला उपसर्ग है चौ। चौराहा, चौपहिया, चौपाल। ये देखिए, तो हमने क्या किया, एक शब्दांश एक शब्द, एक शब्द के पहले हमने एक शब्दांश जोड़ दिया और इस तरह से हमें ये देखिए शब्दांश से उपसर्ग है, हमने एक शब्द के पहले जोड़ा और इस तरह से हमें नए शब्द प्राप्त होते गए। अगला शब्दांश है जो अगला उपसर्ग है हिंदी भाषा का, वो है दु। तो दुगुना, दुपहिया, अगला उपसर्ग है नी। तो निरोग, निषेध, निकम्मा। ये उपसर्ग है, ये शब्द है। तो इस शब्द के पहले हमने ये नी उपसर्ग लगा दिया, हमें एक नया शब्द प्राप्त होता गया। तो किसी शब्द के पहले जब हम कोई शब्दांश प्रयोग करते हैं उससे परिवर्तित होकर के एक नया शब्द मिल जाता है, तो उपसर्ग कहते हैं ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद है भर। क्या है, भर। भर उपसर्ग है, भर पेट, भर पूर। तो पेट के पहले लगा दिया भर, पूर के पहले लगा दिया भर। तो शब्द है पेट, शब्द है पूर, उसके पहले क्या लगाया, भर लगाया, उपसर्ग लगा दिया, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। अगला उपसर्ग है सा। सपुत्र, सपूत, सकाम, सविनय, ETC इस तरह से। अगला उपसर्ग है सु। तो अगला उपसर्ग है सु। तो सुपुत्र, सुवर, सुशील आदि। इसके बाद आते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग पे। संस्कृत के उपसर्ग में हमारे पास पहला उपसर्ग है आ। तो आगमन,
आदेश, उत्कंठा, उत्पन्न। फिर है हमारे पास उप निरीक्षक, उपाधीक्षक। फिर हमारे पास है दुर, उपसर्ग है तो दुर्दिन, दुकाल, दुर्व्यवहार, दुराचार। तो ये हमारे दुर उपसर्ग से हमको ये इतने शब्द प्राप्त हुए। इसके बाद हमारे पास है दुष, तो दुस्साहस, दुष्कर, आदि। इसके बाद है हमारे पास संस्कृत का नि उपसर्ग, निकाम, निष्फल, निर्दोष, सॉरी निर है दरअसल, दुष्कर, निकाम, निष्फल। इसके बाद हमारे पास निर, तो निर्दोष, निरपेक्ष आदि। इसके बाद हमारे पास निस्संदेह, निसंकोच, तो निसंकोच हो जाता है उसी का। फिर हमारे पास है तो प्रकार, प्रवीण, प्रकल्प आदि। इसके बाद है हमारे पास प्रति उपसर्ग, प्रतिष्ठा, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण। ये हमारे आगे प्रति उपसर्ग के साथ बनेंगे। अब आते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग में हमारे पास हैं, पहला उपसर्ग है अल, अलबत्ता, अलहदा। बे उपसर्ग है बेअक्ल, बेईमान, बेशर्म, बेहया, बेगैरत आदि। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, मैं एक दो बता सकता हूँ, बहुत लंबी फहरिस्त है। इसके बाद है बा, तो बा इज्जत, बाइज्जत, चलिए तो हमारे पास अगला जो उपसर्ग है वो बाइज्जत है, और भी अभी आगे देखते हैं। इसके बाद लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह आदि। कम के साथ तो कम के लिए कमसिन, कम उम्र, कमज़ोर, कम अक्ल आदि।
हम उम्र, हम शक्ल, हमदम आदि। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना, गैर मर्द आदि। इसके बाद बात करते हैं दर। दरअसल, दरअसल दरकिनार आदि। इसके बाद है बद, बदसूरत, बदहाल, बदकिस्मत, बदबू आदि। तो अभी तक हमने देखा कि ये हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं और ये अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग लिए, उनसे उनके कुछ एग्जाम्पल्स बताए। इस तरह से संस्कृत के उपसर्ग लिए, उनके कुछ एग्जाम्पल्स बताए। अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग लिए, नए शब्दों का निर्माण करके इधर बताया। इसके बाद अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, किताब में से ये उपसर्ग सभी जैसे मैंने लिखा है ऐसे उपसर्ग लिखना है। ये उपसर्ग लिखा आपने, इसके बाद इस उपसर्ग का अर्थ लिखेंगे। इसके बाद हर एक के 4-4 एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पर अधपका, अधमरा है ना, तो अधखिला, इस तरह से 3 हो गए। तो आपको 4-4 एग्जाम्पल्स बताने हैं, लिखने हैं सभी के। और कम से कम हिंदी के उपसर्ग 30 लिखेंगे आप कॉपी में। इसी तरह से संस्कृत के उपसर्ग 30 लिखेंगे नोट्स में, और अरबी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग 30-30 उपसर्ग, और सबके 4-4 एग्जाम्पल। 30-30 उपसर्ग और 4-4 उनके एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे। तो पहले हिंदी के उपसर्ग लिखेंगे, फिर संस्कृत के, फिर अरबी फारसी के, और फिर अंग्रेजी के उपसर्ग मैं बताता हूँ। तो अंग्रेजी के उपसर्ग क्या होते हैं? कुछ अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग हैं जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग जैसे सब, तो सब, इंस्पेक्टर, सब, रजिस्ट्रार, इसके बाद हम यूज करते हैं डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मुख्य मंत्री। इसके बाद हम प्रयोग करते हैं सब, डिप्टी, और भी बहुत सारे करते हैं। तो इनको मैं आदि में लिख दे रहा हूँ, भी याद नहीं आ रहा। तो सब इंस्पेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, इस तरह के भी जो हम अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं उनको लिखते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो आपके पास हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। तो ये उपसर्ग हैं, इनको हमें लिखना है, पढ़ना है। अब इसका कोई एक ऐसा लिमिटेड स्कोप नहीं है कि इतने ही हैं, इससे भी अधिक हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये
मैंने बताया शब्द रचना के तत्व हैं, तो एक अपने आप में एक शब्दकोश है, वोकैब है, तो आपको इसको पढ़ना होगा, याद करना होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप ये पहचानेंगे, कैसे आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है। तो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपकी नज़र में आपको ऐसा लगे कि हर एक शब्द उपसर्ग से ही बना है, ऐसा नहीं है। उपसर्ग से कोई शब्द बना है तो उसे कैसे पहचानेंगे, ये हम देखते हैं, बात करते हैं। तो कैसे कोई शब्द किसी उपसर्ग से बना है या नहीं बना है, ये पहचानेंगे। नंबर 1, कोई शब्द उपसर्ग से बना है या नहीं। उपसर्ग विधि से कोई शब्द बना है या नहीं पहचानें। तो कैसे पहचानेंगे? अगर कोई शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है तो सबसे पहले ये देखें कि उपसर्ग क्या होते हैं और कैसे उसका प्रयोग करते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि उपसर्ग एक शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश। और यहाँ पर एक मूल शब्द होता है। इस मूल शब्द के पहले हम क्या जोड़ देते हैं? पहले मतलब प्री, क्या जोड़ते हैं? फिक्स कर देते हैं किसी शब्द को। मूल शब्द के पहले क्या जोड़ते हैं? शब्दांश जोड़ते हैं। तो एक मूल शब्द के पहले जब हम शब्दांश जोड़ते हैं तो एक नया शब्द मिल जाता है। इसका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल नया हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और हम इस तरह से क्या बना सकते हैं? इसका प्रयोग करके, उपसर्ग का प्रयोग करके हम 3 चीज़ें बना सकते हैं। इनका प्रयोग करके हम 3 चीज़ें बना सकते हैं। पहला, विलोम शब्द बना सकते हैं। दूसरा, पर्यायवाची बना सकते हैं या समानार्थी भी कहते हैं। और तीसरा हम बना सकते हैं विशेषण, विशेषता बताने वाले। विशेषता बताने वाले शब्द हम उपसर्ग का प्रयोग करके केवल 3 चीज़ें बना सकते हैं। या तो विलोम शब्द बना देंगे, जो ये मूल शब्द है इसका विलोम बना देंगे, या ये मूल शब्द है इसी का पर्यायवाची बना देंगे, या इस शब्द की विशेषता बताने वाला कोई शब्द पीछे पहले जोड़ देंगे। तो विशेषण युक्त जो है एक शब्द बन जाएगा, विशेषता बताने वाला एक शब्द बन जाएगा। अब अगर किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में वास्तव में उपसर्ग का प्रयोग करके कोई शब्द बनाया गया है तो निश्चित रूप से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया। कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम हम एक शब्द लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया, एक शब्द लिख लिया पुत्र, और इस पुत्र में सु उपसर्ग जोड़ दिया। क्या हो गया? सुपुत्र। तो जैसा कि हमें पता है कि एक मूल शब्द होगा और उस मूल शब्द के पहले एक शब्दांश जुड़ा होगा जिसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये हो गया मूल शब्द, ये हो गया शब्दांश, मतलब ये हो गया उपसर्ग और ये हो गया शब्द हो गया, और ये नया अर्थ मिल गया, नया परिवर्तित अर्थ वाला शब्द। तो नया परिवर्तित अर्थ वाला शब्द उपसर्ग हो गया, मूल शब्द हो गया, और इन दोनों के मिलने से नया परिवर्तित अर्थ वाला शब्द मिल गया। क्योंकि हमने पढ़ा, डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा कि उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो अब देखते हैं उपसर्ग क्या करता है। या तो विलोम शब्द बना देता है इस शब्द का,
या तो इसी शब्द का पर्यायवाची बनाएगा या तो विशेषण बनाएगा, ये तीन बना सकता है। देखिए क्या हुआ, पुत्र मतलब पुत्र लड़का, अर्थ क्या है पुत्र या लड़का, सु उपसर्ग का प्रयोग किया, तो अब इसका क्या मतलब हो गया, सुपुत्र अच्छा लड़का। तो क्या ये विलोम हो गया, लड़के का लड़की हो गया क्या, पुत्र का पुत्री हो गया क्या, पुत्र का पुत्री हुआ क्या, नहीं, मतलब ये विलोम नहीं बना। पर्यायवाची हो गया क्या, पुत्र का लड़का बना क्या, पर्यायवाची शब्द हुआ क्या, नहीं हुआ, पुत्र का पर्यायवाची नहीं हुआ। तो फिर क्या बन गया, विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। यस, पुत्र है और पुत्र की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है, पुत्र की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है, तो ये क्या है, विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द बन गया। मतलब शब्द क्या था पुत्र, लेकिन इसकी विशेषता क्या कौन बता रहा है, सु। इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, सु। पुत्र को कौन क्वालिफाई कर रहा है, सु। मतलब पुत्र के बारे में कौन बता रहा है डिटेल में कि कैसा है वो, सु। तो यहाँ पर विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द का शब्द बन गया ये। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसे बना, ये बन गया उपसर्ग से बन गया। अच्छा, दूसरी चीज़, जो नया परिवर्तित शब्द होगा वो इस शब्द से मिलता जुलता जरूर होगा, ये भी याद रखेंगे। उपसर्ग पहचानने के लिए जो ये नया शब्द बनेगा ये इस मूल शब्द से ही मिलता जुलता बनेगा। कैसे, या तो उसका विलोम बन जाएगा या तो उसका पर्यायवाची या विशेषण। लेकिन किसका पर्यायवाची होगा, इस मूल शब्द का, किसका विलोम होगा, इस मूल शब्द का, किसका विशेषण होगा, इस मूल शब्द का। इसलिए अगर इससे नहीं मिल रहा तो मतलब वो क्या है, उसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। अभी मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक और उदाहरण लेता हूँ। मैंने लिया इधर दुकान, मैंने एक उपसर्ग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, दो उपसर्ग पढ़ाया था। हिंदी के उपसर्ग में मैंने दो उपसर्ग पढ़ाया था। तो क्या ये है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? चलो देख लेते हैं। कान मतलब कान, दू मतलब दू, दू मतलब उपसर्ग। तो ये हो गया मूल शब्द और ये हो गया उपसर्ग। अब आप देखिए, तो कान के पहले दू लगा दिया, मतलब ये पहले क्या था, दू धन कान। कान मतलब आपके शरीर का अंग, दू मतलब उपसर्ग, दू क्या है, ये हो गया उपसर्ग, है ना। शरीर के अंग के पहले कान, मतलब कान के पहले क्या लगा है, उपसर्ग। तो ये क्या हो गया, दुकान। अब देखिएगा, क्या ऐसा है, क्या विलोम बना, इस कान का विलोम बना क्या, कान का नाक हो गया क्या, नहीं, मतलब विलोम भी नहीं बना। फिर इस कान जो मूल शब्द था, क्या इसका पर्यायवाची बन गया क्या, नहीं बना। कान का करण हो गया क्या, नहीं। पर्यायवाची हुआ क्या, नहीं। क्या विशेषण हो गया क्या, कोई विशेषता बता रही क्या, कान, कान की विशेषता बता रहा है क्या, नहीं। मतलब ये तीनों ही चीज़ें नहीं हो रही, ना तो विलोम बन रहा है, न पर्यायवाची शब्द बन रहा है, न विशेषण बन रहा है, और ना ही ये कान, ये दुकान, इस कान अर्थात शरीर के अंग से किसी भी तरह से रिलेट हो रही, किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। दुकान वह स्थान होता है जहाँ लोग क्रय करते हैं, खरीदारी करते हैं दुकान से, और दुकान वाला बेचता है। तो जहाँ क्रय विक्रय का स्थान क्या कहलाता है, दुकान। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कान। कान मतलब सुनने का जो काम करता है, एक अंग शरीर का। तो यहाँ पर दोनों के अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, दोनों एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते, कोई दूर दूर तक कोई संबंध ही स्थापित नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पुत्र है, सुपुत्र हो गया क्या, अगर पुत्र का पुत्री होता तो विलोम हो जाता, पर्यायवाची बन जाता, पर्यायवाची नहीं बना। क्या बना, विशेषता बताने वाला एक बन गया शब्द, है ना। जो पुत्र है उसकी विशेषता कौन बता रहा है, सुपुत्र, अच्छा पुत्र। तो इस पुत्र मतलब लड़का, इस लड़का के पहले सु मतलब अच्छा लड़का। यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा था, यहाँ पर निकल रहा है सु मतलब होता है अच्छा, पुत्र मतलब लड़का, अच्छा लड़का। यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है, सुपुत्र, लड़का कौन सा, जो अच्छा है, लड़का
जो अच्छा लड़का है। तो यहाँ दोनों के अर्थ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, दोनों के अर्थ एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई संबंधी स्थापित नहीं हो रहा। इसलिए इस विधि से, इस तरीके से हम कोई शब्द जिसमें कि ऐसे छोटे छोटे शब्दांश लगे हैं, ये आप पहचान सकते हैं कि इसमें उपसर्ग का वास्तव में प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। अगर प्रयोग किया गया होगा तो ये तीन चीज़ें होंगी, या तो विलोम बनेगा इस शब्द का, या तो पर्यायवाची बनेगा इस शब्द का, या तो विशेषण बनेगा इस शब्द का, अन्यथा वो उसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये हो गए हमारे उपसर्ग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यय की। प्रत्यय किसे कहते हैं, आइए पढ़ते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय कहते हैं अंग्रेजी में सफिक्स को, अंग्रेजी में सफिक्स, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इंग्लिश में उसी चीज़ को सफिक्स कहते हैं, उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं। अब प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय और ये कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, अंत में, लास्ट में। यहाँ पर क्या होगा, शब्द होगा कौन सा, मूल शब्द, मूल शब्द होगा। यहाँ क्या होगा, शब्दांश, शब्द के छोटे अंश, शब्दांश। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, ये देखिए यहाँ पर शब्द है, उसके अंत में क्या लग गया, शब्दांश। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पंडित, यहाँ पर एक शब्द प्रत्यय लगा देता हूँ आइन, एक नया शब्द बन गया पंडिताइन, है ना। तो बेटा, बेटा में ई प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया, बेटी। तो ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, कहाँ लगते हैं, अंत में। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर एक मूल शब्द है पंडित, एक प्रत्यय, एक शब्दांश हमने प्रयोग किया आइन, इसने बदल दिया, उसका अर्थ क्या हो गया, पंडिताइन। अब यहाँ पर पंडित जी जो हैं वो पुल्लिंग हैं और पंडिताइन जो है स्त्रीलिंग है। देखिए कंट्राडिक्टरी बात हुई, अर्थ कितना परिवर्तित हुआ, विलोम शब्द हो गया। बेटा, ई प्रत्यय लगा है, बेटी, यहाँ क्या है, पुल्लिंग है, और अर्थ बदलने के बाद क्या हो गया, स्त्रीलिंग, जेंडर ही पूरा चेंज हो जा रहा है, विलोम शब्द हो रहा है। तो अगर किसी में प्रत्यय है या उपसर्ग है, कैसे पहचानेंगे, या तो उसमें विलोम शब्द बनेगा, या तो उससे पर्यायवाची बनेगा, या फिर विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द बनेंगे। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो आगे हम कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं ये पढ़ेंगे, बेसिकली किस प्रकार के, कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं, है ना। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये पढ़ेंगे। इसके बाद कृत प्रत्यय क्या हैं वो पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय क्या हैं वो पढ़ेंगे, कैसे बनाए जाते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो क्लास जो हमारी होगी उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जब आप, इस वीडियो में जब आप ये देखेंगे, अगर कहीं कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं यथासंभव जैसा भी होगा आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए ये क्लास यहीं तक। अगली वीडियो क्लास में हम प्रत्यय को डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने उपसर्ग पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।